बिहार इंटीग्रेटेड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मॉडल प्रश्न पत्रों के इस सीरीज में मैं आप लोगों को टीचिंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से कुल 25 प्रश्नों का मॉडल सेट देने जा रहा हूं, जो आपकी आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपकी तैयारी के लिए एक बेंचमार्क होगा कि आपकी कैसी तैयारी है, आप कितने प्रश्नों का जवाब दे पाते हो। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और कौन कौन से टॉपिक से आपको प्रॉब्लम हो रही है ये भी ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर भी वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सवालों की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में सभी बच्चों के निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान किस प्रकार के स्कूलों में है? ठीक है, प्रश्न आप समझेंगे बढ़िया से कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 आया, उसमें सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। तो किस प्रकार के स्कूलों में? सैनिक स्कूलों में, आर्मी स्कूलों में, पड़ोस के स्कूलों में, नवोदय स्कूलों में, किस प्रकार के स्कूलों में? जल्दी से आप अपना आंसर दें और आंसर यहाँ चेक करें। पहला का सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, पड़ोस के स्कूलों में। पड़ोस के स्कूलों का मतलब हुआ कि प्रत्येक बसावट के 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया गया है और प्रत्येक 3 किलोमीटर बसावट के दायरे में एक मध्य विद्यालय का निर्माण किया गया है। और बिहार सरकार ने इस बार प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल की स्थापना भी की, हाई स्कूल की शुरुआत भी कर दी है। तो इस प्रकार से पड़ोस के स्कूलों में RTE एक्ट 2009 लागू होने के बाद पड़ोस के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिना बोझ की शिक्षा नामक रिपोर्ट को जमा करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर अमृत देसाई, प्रोफेसर अमरीक सिंह, डॉक्टर DS कोठारी और चौथा है प्रोफेसर यशपाल। तो जल्दी से इसका जवाब दें। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल इस समिति के अध्यक्ष थे, शिक्षा बिना बोझ के। इन्हीं की अध्यक्षता में NCF 2005 तैयार की गई थी और जिसके अकॉर्डिंग अभी तक पाठ्य पुस्तकें चलती आ रही हैं। अगला सवाल, अध्येता यानी कि शिक्षार्थी का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण, कौन सा गुण शिक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है? अध्येता का पूर्व ज्ञान या अनुभव, अध्येता के माता पिता का शैक्षणिक स्तर, अध्येता के संगी साथी, अध्येता के परिवार का आकार जिससे वह आता है। यहाँ आप प्रिंट में देख रहे हो कि अध्येता लिखा गया है, जो कि ये गलत है। यहाँ पे सही है अध्येता। ठीक है, अध्येता यानी कि जो अध्ययन कर रहा है, विद्यार्थी जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि शिक्षार्थी का कौन सा गुण सबसे ज़्यादा शिक्षण को प्रभावित करने वाला होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अध्येता का पूर्व ज्ञान या अनुभव। यह शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित विधि है? पढ़ाने की अलग अलग विधियां होती हैं, उन्हीं में से आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से बताना है कि शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है। परियोजना विधि, व्याख्यान विधि, समूह कार्य और विचार विमर्श। इनमें से सही ऑप्शन है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो है वह शिक्षक केंद्रित विधि है, क्योंकि इस विधि में शिक्षक ही सर्वे सर्वा होते हैं। अगला सवाल, अच्छे शिक्षण में शामिल नहीं है निर्देशन, अभिप्रेरण, व्याख्या, रटने हेतु प्रोत्साहन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही से ऑप्शन नंबर 4 है, रटने हेतु प्रोत्साहन। विद्यार्थियों को आप ये नहीं कहोगे कि रट करके याद कर लो, लेख लिख दिए, ऐसे लिख दिए, भाषण लिख दिए। बहुत सारे शिक्षक ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है, यह अच्छा शिक्षण नहीं कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य घटक क्या है? पाठ्य वस्तु, संप्रेषण, सहायक प्रणाली, इनमें से सभी। एक बात मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया पर एक डिटेल वीडियो बना हुआ है और ये 3-4 सीरीज में बना हुआ है। साथ ही साथ शिक्षण सहायक सामग्री TLM के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है। आपको ये सारे वीडियो हमारे टीम समर हिल सीटेट चैनल पर मिल जाएंगे। आपका अगर कोई भी टॉपिक मिस हो रहा है तो आप उस चैनल पर जा कर के
हमारे उन वीडियो को देख करके आप अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य घटक क्या है। तो शिक्षण की प्रक्रिया के मुख्य घटक में ये सभी शामिल हैं। अगला सवाल, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है। तो एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना, विद्यार्थियों को गृहकार्य करने के लिए तैयार करना, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। तो इन 4 ऑप्शन में से सबसे सटीक जो है वो चौथा है, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, है ना। कक्षा के माहौल को इंटरटेनिंग बनाते हुए पढ़ा देना, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कार्य होता है। अगला सवाल है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो आधुनिक अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक की भूमिका सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की होती है। सुलभकर्ता का मतलब मार्गदर्शक की भूमिका, जो बच्चों को हमेशा चीज़ों को समझने में सहायता करें। अगर किसी टॉपिक पे अटक रहे हैं तो वहाँ पे उनको क्या करें, इनकरेज करें, कॉन्सेप्ट को समझाने में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बच्चों की हेल्प करें। सुलभकर्ता की भूमिका निभानी है। अगला सवाल, आदर्श शिक्षक छात्र अनुपात क्या है। ठीक है, आदर्श शिक्षक छात्र अनुपात क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्लास में मिनिमम कितने बच्चे होने चाहिए और उनके ऊपर एक टीचर होने चाहिए, यानी कि एक टीचर के ऊपर कितने बच्चे होने चाहिए मिनिमम, इसी को आदर्श शिक्षक छात्र अनुपात कहा जाता है। तो ये 30:1 का है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के मापदंड के अनुसार आदर्श शिक्षक छात्र अनुपात 30:1 है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, एक शिक्षक की सफलता किस आधार पर आकी जाती है। बलपूर्वक शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा देना, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर, कक्षा के नेता के रूप में। तो एक शिक्षक की सफलता हमेशा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर आकी जाती है कि क्या शिक्षक ने शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वे उन्हें पूरा कर पाने में सक्षम हुए हैं या नहीं। अगला प्रश्न, किस कक्षा स्तर के लिए प्रारंभिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है। कक्षा 1 to 5, कक्षा 1 to 8, कक्षा 1 to 10, नर्सरी कक्षा, किस कक्षा के लिए प्रारंभिक विद्यालय शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है, कक्षा 1 to 8 प्रारंभिक विद्यालय कहा जाता है, 1 to 5 प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है, 1 to 10 जो है, 1 to 10 तो कोई क्लास 1 to 10 का कोई स्कूल नहीं होता है, 9-10 का होता है जिसे हाई स्कूल कहते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का प्रारूप क्या होगा। 10+2, 3+3+4, 5+3+4, 5+3+4, ये कौन सा सही ऑप्शन है, जल्दी से आप बताएं। तो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हो चुकी है, इसका फाइनल ड्राफ्ट भी बन करके आ गया है। इसके अनुसार 5+3+3+4, आप इसे याद रखेंगे, 5+3+3+4। ठीक है, 5-3-3-4, 5-3-3-4 याद हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विद्यालय का हृदय तथा आत्मा किसे कहते हैं। कार्यालय, वाचनालय, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय। तो इसका सही ऑप्शन है पुस्तकालय। पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय तथा आत्मा कहा जाता है। अगला सवाल, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विद्यालय में किस चीज़ का होना आवश्यक है। जिम्नेजियम, असेंबली हॉल, प्रयोगशाला, छात्रावास। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहाँ विकसित होगा, प्रयोगशाला के अंदर, जहाँ बच्चे प्रयोग के माध्यम से चीज़ों को सीखेंगे, प्रैक्टिकली करके विज्ञान के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को सीखेंगे, नए नए सिद्धांत विकसित करेंगे। तो प्रयोगशाला हमारा सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप क्या मानते हैं। शिक्षा प्रणाली में विषमता, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन होने वाला तबादला, शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव, गरीबी व बेरोजगारी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव। जिस विद्यालय में शिक्षक जिम्मेदारी नहीं लेते हैं वहीं पे प्रायः देखा जाता है कि विद्यालय में अनुशासनहीनता बनी रहती है, बच्चे इधर उधर भागते फिरते मिल जाते हैं, पढ़ाई का माहौल नहीं होता है। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में यदि छात्र शोर मचाते हैं तो आप क्या करोगे। मान लो कि आप टीचर हो, आपकी कक्षा में शोर मचा रहे हैं छात्र, आप क्या करोगे। छात्रों को दंड दोगे, अरे बैठो नहीं तो पीट देंगे, छड़ी लेकर के सबको पीटना शुरू। अपना पाठ अच्छी तरह से करेंगे, अच्छी तरह से तैयार करेंगे, कक्षा से बाहर चले जाएंगे कि तुम लोग शोर मचाते रहो, हम तो चले।
प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, जा करके हेड मास्टर से शिकायत करेंगे, सर देखिए ना क्लास में सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो प्रधानाचार्य क्या कहेंगे कि आप किस लिए यदि बच्चे शोर मचा रहे हैं आपकी कक्षा में तो आपको संभालना है ना, आप उसे छोड़ करके जा भी नहीं सकते हो। तो आपको करना है कि अपना पाठ अच्छी तरह से तैयार करें, उसमें रोचकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के TLM का प्रयोग करें, कुछ ऐसा करें कि बच्चे उसमें रुचि लें और वे शोर ना मचाएं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि किसी दिन यदि आपकी कक्षा के छात्र आपसे कहें कि उनका पढ़ने का मन नहीं है तो आप क्या करेंगे? उनकी छुट्टी करके स्टाफ रूम में जा कर के आराम करेंगे, उनकी हाजिरी लेकर के छुट्टी कर देंगे कि जाओ आज तुम लोग को पढ़ने का मन ही नहीं तो छुट्टी कर देता हूँ। उनकी बात मान कर के नहीं पढ़ाएंगे पर उन्हें साथ लेकर के कोई सृजनात्मक कार्य करेंगे, उनकी बात पर ध्यान नहीं देंगे और उन्हें पढ़ाएंगे कि तुम लोग बोलते रहो हम पढ़ाई करेंगे तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। उनकी बात मानकर उनको नहीं पढ़ाना है लेकिन उनको साथ लेकर के कोई सृजनात्मक कार्य करना है कि चलो भाई आज आप लोग को पढ़ने का मन नहीं है तो हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं और एक्टिविटी के माध्यम से खेल खेल में ही उन्हें कुछ सिखा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है? आपने सुना होगा LKG, UKG। तो ये KG क्या है? KG का मतलब ही होता है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन, ठीक है। किंडरगार्टन एक जर्मन का शब्द है और इसका अर्थ होता है बगीचा। ठीक है, बच्चों का बगीचा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो LKG का फुल फॉर्म होता है लोअर किंडरगार्टन, UKG अपर किंडरगार्टन। ठीक है, तो किंडरगार्टन पद्धति का प्रचलन जो है किस मनोवैज्ञानिक ने, शिक्षाविद ने शुरू किया था, आपको ये बताना है। फ्रोबेल ने, स्पेंसर ने, स्किनर ने, वाटसन ने। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। फ्रेडरिक फ्रोबेल जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, इन्होंने सबसे पहले किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। अगला सवाल है, आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का व्यवहार अनुचित है। वे कक्षा में आए दिन शोर मचाते हैं या बहुत बदमाशी करते हैं, तो उनके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उनकी रिपोर्ट अभिभावकों से करेंगे, उनको पूरी कक्षा के सामने डांटेंगे, उनकी रिपोर्ट प्राचार्य से करेंगे, उन छात्रों को अलग से बुलाकर समझाएंगे। तो ये चौथा ऑप्शन ही सही है कि ऐसे छात्रों को अलग से एकांत में ले जा कर के उनकी काउंसलिंग करनी होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जन्म से बदमाश नहीं होता है, उसका परिवेश, उसके संगी साथी, इन सब का प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो पहले हमें बच्चों की काउंसलिंग करनी होती है, ऐसे बच्चों की विशेष काउंसलिंग करनी होती है, एकांत में बुला करके उसके माइंड को वॉश करना होता है। काफ़ी मेहनत लगता है ऐसे बच्चों को सुधारने में। चलिए अगला सवाल, शाब्दिक संप्रेषण का संबंध होता है किससे? संवाद एवं परस्पर वार्ता से, लिखित अध्ययन से, प्रश्नोत्तर से, सन्निकटता से। किससे? तो शाब्दिक संप्रेषण का संबंध संवाद एवं परस्पर वार्ता से होता है। ठीक है, शाब्दिक संप्रेषण यानी कि जो बोल रहे हैं। अगला सवाल है, कक्षा में उच्च कोटि का शिक्षण हुआ है, यह तब माना जाना चाहिए जब हर पाठ अपने निश्चित समय पर पूरा हो जाए, कक्षा के सारे छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त हों, सभी छात्र पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त कर लें, हर छात्र का उसकी क्षमता अनुकूल अधिकतम विकास हो। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो कक्षा में उच्च कोटि का शिक्षण हुआ है, यह तब माना जाना चाहिए जब हर छात्र का उसकी क्षमता अनुकूल, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसमें अधिकतम विकास हुआ हो। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? चिंतन का विकास, आदर्श नागरिक का निर्माण, किंकर्तव्य विमूढ़ का विकास, व्यक्तित्व का विकास। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या नहीं हो सकता है? चिंतन का विकास। चिंतन का मतलब होता है मेडिटेशन। बच्चों में चिंतन करने की भावना होनी चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसके ऊपर डिसीजन लेना, यही चिंतन कहलाता है। तो ये सही है। आदर्श नागरिक का निर्माण, बिल्कुल आदर्श नागरिक का निर्माण NCF 2005 का ये मार्गदर्शक सिद्धांत है कि आदर्श नागरिक हो बच्चे। किंकर्तव्य विमूढ़, किंकर्तव्य विमूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्या करूं या ना करूं की स्थिति। ठीक है, यानी कि सही समय पे सही फैसला ना लेना, अवाक रह जाना,
ये किंकर्तव्य विमूढ़ता कहलाता है। तो ये गलत है और यही हमारा सही ऑप्शन है। ये किंकर्तव्य विमूढ़ का विकास पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास तो है ही। अगला सवाल है, आधुनिक समय में छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? पाठ्येतर गतिविधियाँ, वाद विवाद प्रतियोगिता, पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, पाठ्येतर गतिविधियाँ। पाठ्येतर गतिविधियाँ का मतलब पाठ्य से अलग कुछ इसको कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटी जैसे खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप जिसको कहते हैं, विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर बच्चों को ले जा कर के वहाँ उन्हें घुमाया जाता है, उसके बारे में बतलाया जाता है, ताकि प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से बच्चे सब कुछ सीख सकें। अगला सवाल देखेंगे, एक अच्छे शिक्षक का होना चाहिए विषय विशेषज्ञ, अच्छा वक्ता, अच्छा नेतृत्वकर्ता, ये सभी। तो इसमें से ये सभी जो हैं सही हैं, ये सभी ऑप्शन सही हैं। विषय का विशेषज्ञ होना ही चाहिए, अपने विषय की जानकारी होनी चाहिए, विषय की जानकारी नहीं होगी तो पढ़ाएंगे कैसे। अच्छा वक्ता होना चाहिए, बोलने की अच्छी कला होनी चाहिए। संप्रेषण अगर अच्छा नहीं होगा तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं यहाँ आप लोगों को अच्छा से समझा नहीं पा रहा हूँ तो आप निश्चित रूप से नहीं समझ पाओगे, और यदि मैंने अच्छा से समझा दिया, आपके दिमाग में बातें चली गई हैं, तो आप उसे जल्दी नहीं भूलोगे। अच्छा नेतृत्व करता है, एक अच्छा लीडर होना चाहिए टीचर को, ताकि वो बच्चों में उस गुण को डाल सकें। बच्चों में लीडरशिप की भावना होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक शिक्षक का गुण नहीं है? बालकों के समन्वित विकास के लिए प्रतिबद्ध, ये तो गुण है। बालकों के समन्वित विकास के लिए प्रतिबद्ध होना ही चाहिए शिक्षकों को। विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होना चाहिए, ये भी जरूरी गुण है ना, क्योंकि एक कक्षा में डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग जाति वर्ग के बच्चे आते हैं। एक वर्ग जो है, अगर उसमें 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे हैं, वे 50 अलग अलग घरों से आए हैं। तो सारे बच्चे वहाँ पे डाइवर्स बैकग्राउंड से आए होते हैं। तो आपको उनकी सांस्कृतिक विरासतों से, उनकी परंपराओं से, उनके रीति रिवाज से परिचित होना चाहिए, ताकि आप बच्चों की आवश्यकताओं को समझ सको, उनकी ज़रूरतों को समझ सको, है ना, और उसके अनुकूल स्वयं को ढाल सको, क्योंकि बच्चों के अनुकूल ढालना बहुत ज़रूरी होता है शिक्षक को। पूर्वाग्रहों से रहित, ये भी सही है। पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए बच्चों के प्रति एक शिक्षक के मन में। पूर्वाग्रह क्या होता है? पहले से धारण की गई धारणा। अब यदि आप मान लो कि किसी ऐसे जगह पे टीचर हो या टीचर बन जाओ जहाँ के बच्चे काफ़ी बैकवर्ड हैं, काफ़ी पिछड़े हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जिनके मन में पहले से प्रेजुडिस होता है, पूर्वाग्रह होता है कि अरे इन लोगों को क्या पढ़ाना है, ये लोग पढ़ करके कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको तो बस मजदूरी ही करनी है। तो ये जो है पूर्वाग्रह है, ठीक है। तो पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए शिक्षकों में, ठीक है। और हमारा ऑप्शन यहाँ पे यही कह रहा है कि पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। ये तीनों गुण हैं और यहाँ कह रहा है कि गुण नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे 25वां सवाल कंप्लीट होता है। आप इस PDF को हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।